हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्लास। वो क्लास क्या रहने वाली है उसको डिस्कस करेंगे। आप पहले मुझे ये बताओ कि कल जो मैंने क्लास डाली थी वो क्या थी कि क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी ना? बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया है और उसको क्या किया, कमेंट भी किए हैं। ठीक है, तो आज फिर आपके लिए एक बेहतरीन जबरदस्त क्लास, उससे भी बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिस्कस करने से पहले यदि आपने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो। और ये मेरा वादा है, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिस तरह पढ़ाने वाला हूँ, इससे पहले आपने इस तरह नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो और क्लास में कमेंट किया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है। स्टार्ट करें? ओके, तो देखो आज की क्लास क्या रहने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस। जो एग्रीकल्चर की, कृषि की जितनी भी क्रांतियां हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। सारी की सारी क्रांतियां एक ही क्लास में खल्लास, और जीरो टू हीरो क्लास। जो भी बच्चा जानता भी नहीं है कि रेवोल्यूशन क्या होता है, वो भी आज पूरी रेवोल्यूशंस याद कर लेगा। और इस टॉपिक से आप कोई भी एग्जाम देख लेना, एक या दो क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। क्या? एक से दो क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पुराने पेपर हो, पुराने पेपर उठा के देख लेना, या नए जो होने वाले हैं उनमें देख लेना। ठीक है, सो और ये क्लास, स्टूडेंट पूछते हैं कि ये क्लास किन के लिए है। तो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रकार का कॉम्पिटिशन्स है, चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए है, जैसे आपका एएफओ है, बैंक है, नबार्ड है, क्रेपको है, इपको है, एनएससी है, तो सभी के लिए एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स के लिए क्लास क्या है, यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो आपके पीएटी है, आईसीआर, बीएचयू है, या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, या बीएससी एंट्रेंस एग्जाम है, तो सबके लिए ये क्या होने वाली है, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करें क्लास को? स्टार्ट करें? ओके, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ क्रैश कोर्स चालू हो रहे हैं। कब से चालू हो रहे हैं? आज से, मतलब चालू हो गए हैं 7 तारीख से, 7 मार्च से ये नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। किन 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 के लिए? पीएटी के लिए, आईसीआर के लिए, सीयूटी के और बीएचयू के क्रैश कोर्स चालू हो गए हैं। कब से चालू हुए हैं? 7 मार्च 2024 से चालू हो गए हैं। यदि और अधिक इंक्वायरी चाहिए हो तो ये नीचे दो नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे। और ये एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिशन्स के बैच, ठीक है, पहली बार सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल में, ठीक है, भोपाल में आपके शहर में पहली बार सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लेके आया है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स के सारे बैच। जो आपका आईबीपीएस, एएफओ है, आरईओ है, एनएससी है, जितने भी प्रकार के आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स के बैच हैं, सभी प्रकार के बैचों के क्या चालू होने वाले हैं, कोर्स चालू हो रहे हैं। इसकी क्लासेस कब से चालू हो रही हैं? तो 15 मार्च से चालू होने वाली हैं। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और वो है कि पहले आओ और पहले पाओ। यदि आपको अच्छा पढ़ना है तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आइए। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस हैं, आप यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? 15 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी चाहिए है तो ये नीचे जो नंबर दिए हुए हैं दो, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे। आगे है आपकी जो यूपी में एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है। यूपी में क्या आई हुई है? यूपी में एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है, यूपी टीए या एजीटीए के नाम से जाना जाता है। यूपी टीए या एजीटीए, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्राविधिक सहायक की बम्पर वैकेंसी 3446 पोस्टें आई हुई हैं। तो उसके जो
बैच हैं कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? 15 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। किसके? यूपी टीए के। बहुत सारी वैकेंसी हैं। यदि यदि आप इस बार तैयारी करते हैं तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो कब से बैच स्टार्ट हो रहे हैं? 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। और अधिक यदि जानकारी चाहिए है कि आपको स्टडी मटेरियल क्या मिलेगा, ठीक है, और कितने घंटे की क्लासेस रहेंगी, तो सारी जानकारी इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया क्या? बात करते हैं हम आज को आगे। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, मतलब कृषि की क्रांतियां, कृषि क्रांतियां। ठीक है, एग्रीकल्चर की जितने भी क्रांतियां हैं सभी को आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरा वादा है कि इससे बाहर आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जिस तरह बताएंगे उस तरह भी किसी भी सर ने यूट्यूब पर क्लास नहीं ली होगी। आप चेक करना चाहते हो तो यूट्यूब पर चेक कर लेना। यदि आपको क्लास मिलती है तो आप मेंशन करके जरूर भेजना, मैं भी देखूंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अब क्लास की, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके रेवोल्यूशन है, जितने भी प्रकार की आपकी क्रांतियां हैं एग्रीकल्चर की, सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मैंने कलर भी मेंशन किया हुआ है कि येलो रेवोल्यूशन है तो येलो कलर दिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन है तो ग्रीन कलर दिया है, ताकि मेरा मानना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने से जल्दी याद हो जाती है ना, हो जाती हैं कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, कलर का मेंशन किया हुआ। जो व्हाइट रेवोल्यूशन है और सिल्वर रेवोल्यूशन है, इनमें देख लेना थोड़ा सा डिफरेंस है कलर में दोनों में, लेकिन क्या होगा लाइव क्लास में थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी। ठीक, बात करते हैं। यहाँ पे देखो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग तीन तीन हेडिंग बनी हुई है, लिखा हुआ रेवोल्यूशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव, किससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे ईयर है, लिख लेना। थोड़ा सा कलर में दिक्कत हुई है क्योंकि जिस तरह मैंने पीपीटी बनाई उस हिसाब से यहाँ पे कलर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेना, फादर, कि कौन से रेवोल्यूशंस के कौन से फादर हैं। ठीक, देखो बहुत सारे स्टूडेंटों ने केवल एक दो फादर रट लिए हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशंस के फादर कौन है, व्हाइट रेवोल्यूशंस के फादर कौन है और गोल्डन रेवोल्यूशंस के फादर कौन है। लेकिन आज हम जितने इंपॉर्टेंट आपके रेवोल्यूशन हैं सभी के फादर लिखे हुए हैं। यदि आपको कहीं मिल जाए इस तरह की क्लास तो बताना। ठीक है, चलो डिस्कस करें। ओके, तो पहले हम बात करते हैं, पहले नंबर पे बात करते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशंस की, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हरित क्रांति। ठीक है, आप सब समझते हैं, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो फूड फूड ग्रेन प्रोडक्शन अर्थात खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन आप किस ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन अर्थात फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित है। इसकी स्थापना ईयर की बात करें तो यह कब स्टैब्लिश हुआ था या इसकी शुरुआत कब हुई थी, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है जो हमारी हरित क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 से 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं इसके फादर की, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन कौन है, तो यदि ऑल इंडिया की बात करें, यदि ऑल इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया की जगह वर्ल्ड लिख लो। ठीक है, यदि वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो एन ई बोर लोग हैं। कौन है, एन ई बोर लोग है। एन ई बोर लोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मन एर्नेस्ट बोर लोग होता है, नॉर्मन एर्नेस्ट बोर लोग होता है। ठीक है, तो विश्व के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, यदि नहीं विश्वास हो तो खोल के देख लेना कोई भी पेपर।
ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। यदि इस तरह क्वेश्चन बनता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग होगा। यदि वह पूछता है कि हरित क्रांति के भारत में हरित क्रांति के जनक हैं तो कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। इंडिया में ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशंस के फादर कौन है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। यदि विश्व की बात करें तो कौन है, डॉक्टर एन ई बोरलॉग है। क्लियर है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन क्लियर है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो आपके फूड ग्रेन प्रोडक्शन से है। उसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 से 1966 में हुई थी। उसके फादर कौन कौन है, तो उसके दो फादर हैं। पहला वर्ल्ड में कौन है, एनी बोरलॉग हैं, जिसे नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग कहते हैं। ठीक है। दूसरे इंडिया के फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को अभी भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक। बात करते हैं अगले रेवोल्यूशंस की। तो अगला रेवोल्यूशन है, अगला हमारा रेवोल्यूशन है येलो रेवोल्यूशन। ठीक है। येलो रेवोल्यूशन मतलब पीली क्रांति, यही होता ना, येलो रेवोल्यूशन मतलब पीली क्रांति। यह किससे रिलेटेड है, तो ऑयल सीड प्रोडक्शन से है। किससे है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से है। ऑयल सीड प्रोडक्शन से है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर या शुरुआती ईयर मुझे नहीं मिला है, यदि आपको मिलता है तो जरूर भेज देना। इसके फादर किसको कहते हैं, तो सैम पेट्रोडा को इसको फादर कहते हैं। तो येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके फादर कौन है, तो सैम पिट्रोडा इसके फादर है। येलो रेवोल्यूशन क्लियर है क्या? येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। उसके फादर कौन है, तो सैम पिट्रोडा उसके फादर हैं। बात करते हैं अगले रेवोल्यूशन की। तो अगला रेवोल्यूशन कौन है, पिंक रेवोल्यूशन। क्या है, पिंक रेवोल्यूशन। तीसरा कौन है हमारा, पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन मतलब गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी ही बोलोगे ना, पिंक मतलब गुलाबी क्रांति। पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो प्रवन प्रोडक्शन या ओनियन से संबंधित है। प्रवन प्रोडक्शन या ओनियन से संबंधित, प्रोन प्रोडक्शन, सॉरी 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 एक मिनट, प्रोन प्रोडक्शन या ओनियन से संबंधित है। हिंदी में बात करें तो झींगा उत्पादन तथा प्याज के उत्पादन से क्या संबंधित है, हमारी पिंक रेवोल्यूशन संबंधित है। अब क्लियर हो गया क्या? यदि प्रोन याद नहीं हो रहा है तो यहाँ प्रोन का मतलब होता है झींगा उत्पादन। एक मछली होती है ना झींगा, होती है कि नहीं, होती है। ठीक है, झींगा मछली, झींगा उत्पादन। ठीक है, झींगा उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है हमारा क्या, पिंक रेवोल्यूशन मतलब गुलाबी क्रांति। अब बात करते हैं कि पिंक रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो पिंक रेवोल्यूशन के फादर है हमारे दुर्गेश पटेल। कौन है, दुर्गेश पटेल। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, इस तरह याद कर लो। मेरा एक दोस्त है जो क्या कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। मेरा एक दोस्त है जो किस कॉलेज से, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम रख लेना, कि मेरा एक दोस्त है जो क्या कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। तो एच कर लेना साइलेंट। ठीक है। अब पी मतलब पिंक रेवोल्यूशंस, डी मतलब दुर्गेश पटेल। जो हमारा पिंक रेवोल्यूशन है उसके फादर कौन है, तो पी मतलब दुर्गेश पटेल है। पिंक रेवोल्यूशन के फादर कौन है, दुर्गेश पटेल है। अब अगले रेवोल्यूशन की बात करें तो अगला रेवोल्यूशन है हमारा ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, अगला कौन सा रेवोल्यूशन है, अगला रेवोल्यूशन है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति। नीली क्रांति सभी को पता है किससे संबंधित है, मछली प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, तो फिशरीज अथवा ओशियन ओशियन लाइफ प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन आपका किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो ब्लू रेवोल्यूशन के फादर हैं अरुण अरुण कौन, अरुण कृष्णा। क्या है, अरुण कृष्णन। ठीक है, अरुण कृष्णन ब्लू रेवोल्यूशन के फादर हैं। यदि याद करने की बात करें तो इस तरह लिख लेना
कि मेरा एक दोस्त है या फ्रेंड है जो क्या कर रहा है, बीए की पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? बीए की पढ़ाई कर रहा है। कैसे याद कर सकते हो? जो आपका कौन सा रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं? ब्लू रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, या किससे संबंधित है? फिशरीज प्रोडक्शन से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है, इसका फादर कौन है? ब्लू रेवोल्यूशंस का फादर कौन है? तो क्या है? अरुण कृष्णानन। क्या है? अरुण कृष्णानन इसके फादर है। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? बीए, मेरा एक दोस्त है जो बीए की पढ़ाई कर रहा है। तो बी से ब्लू रेवोल्यू ब्लू रेवोल्यूशन, और ए से अरुण कृष्णानन। ठीक है, अरुण कृष्णानन। बात करते हैं अगले रेवोल्यूशंस की। तो अगला रेवोल्यूशन है हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन। क्या है? सिल्वर रेवोल्यूशन। तो इस ये सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? एग प्रोडक्शन या मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। अब आप बताओ कैसे याद रखोगे? जो आपका एग है, अंडा है, उसकी जो बाहर की सेल होती है वो क्या होती है? सिल्वर कलर की होती है, चांदी जैसी चमकती है। तो मतलब जो आपका सिल्वर रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? एग प्रोडक्शन। और एग कौन देता है? मुर्गी देती है। इस तरह याद कर लेना। और ये क्रॉस क्वेश्चन मत बनाना कि मुर्गी भी देती है, सर बतख भी देता है, कबूतर भी देता है, अंडे तो सबके व्हाइट ही होते हैं। तो इस मतलब नहीं है। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं, फिर आपको जिस तरह याद हो उस तरह याद कर सकते हो। ठीक, तो जो सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? एक से संबंधित है, एक प्रोडक्शन, या आपके पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित है। अब जो हमारा सिल्वर रेवोल्यूशन है, ये इसके फादर कौन है? सिल्वर रेवोल्यूशंस के फादर कौन है? तो सिल्वर रेवोल्यूशंस के फादर है हमारी इंदिरा गांधी। जिस तरह मुझे याद है ना, आप भी चुटकियों में याद कर लोगे। ठीक है, कैसे? देखो, इंदिरा गांधी कैसे याद कर लो? एस आई, मेरा एक दोस्त है जो एस आई है। एस मतलब सिल्वर रेवोल्यूशंस, आई मतलब इंदिरा गांधी। मेरा एक दोस्त है जो क्या है? एस आई बन गया है। जिसे अलग उसमें पुलिस लाइन में क्या बोलते हैं? सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त क्या कर रहा था? सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, और उसका एग्जाम क्लियर हो गया है। तो अब वह क्या बन गया है? एस आई बन गया है। तो कैसे याद कर सकते हैं कि सिल्वर रेवोल्यूशंस के फादर कौन है? सॉरी, तो सिल्वर रेवोल्यूशंस के फादर कौन है? इंदिरा गांधी सिल्वर रेवोल्यूशंस की फादर है। बात करते हैं अगला, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ये तो सभी को पता है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। अब आप बताओ, अंडा सफेद होता, वो सॉरी, दूध सफेद होता है ना? किसके कारण? केसिन के कारण। केसिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। तो आपका जो दूध है, दूध क्या होता है? सफेद। तो सफेद रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। अब मिल्क प्रोडक्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो मिल्क प्रोडक्शन, सॉरी नहीं, जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 71 में क्या हुई थी? हमारी व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। अब जो हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन है उसके फादर कौन है? तो उसके फादर है हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो व्हाइट रेवोल्यूशंस के फादर कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हमारे व्हाइट रेवोल्यूशंस के फादर हैं। तो इसको याद कैसे कर सकते हो? याद करने के लिए डब्ल्यू भी, ये तो सभी को याद है, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं, बात करते हैं अगले रेवोल्यूशंस की। अगला रेवोल्यूशन है हमारा रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? टोमेटो प्रोडक्शन से या मीट प्रोडक्शन से है। टोमेटो देखा है, लाल लाल होता है ना? किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। तो उसका जो रेड कलर है वह कैसा? लाल दिखाई देता है ना? तो रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? टोमेटो प्रोडक्शन से संबंधित है। और दूसरा मीट प्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारा मांस है वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। इस तरह आसानी से याद कर सकते हो। कैसे? मैंने अभी बताया, व्हाइट रेवोल्यूशन, आपका मिल्क क्या होता है? सफेद होता है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित हो गया? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित हो गया। हमने क्या बात किया?
जो सिल्वर रेवोल्यूशन है, आपका अंडा है जो चांदी जैसा चमकता है, तो एक प्रोडक्शन से संबंधित है। अंडा कौन देती है? मुर्गी देती है, तो पोल्ट्री प्रोडक्शन भी हो सकता है। रेड रेवोल्यूशन, ठीक है, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन इसकी बात हो गई, ठीक है। रेड रेवोल्यूशन, जो रेड रेवोल्यूशन है, तो लाल कलर किसका होता है? आपका जो टमाटर है और क्या है आपका मांस है, वह कैसे कलर का होता है? लाल कलर का होता है। इसलिए हमारा रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से संबंधित है। अब इसके फादर कौन है? तो आर भी विशाल तिवारी इसके फादर हैं। अब याद कैसे कर सकते हो? आर भी एक लाइट होती है। क्या होती है? आर भी एक रेडिएशन होती है। इस तरह याद कर सकते हो। लाइट की जगह रेडिएशन लिख दूं क्या? ठीक है, रेडिएशन होती है। आर भी एक रेडिएशन होती है। आर मतलब रेड रेवोल्यूशंस, अभी मतलब विशाल तिवारी। और आप दूसरी तरह शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हो, आपसे बन रही है, तो आप दूसरी तरह भी बना सकते हो। ठीक है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करते हैं अगला। अगला क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है हमारे फ्रूट प्रोडक्शन से। जो आपके फल हैं उनसे क्या होता है? लगातार हमें उससे आय प्राप्त होती रहती है, अधिक मात्रा में आय प्राप्त होती रहती है। इसलिए हमारा जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वह किससे संबंधित है? फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। अब इसके गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? तो हमारे निरफक, टूटेज या के एल चड्ढा क्या है? हमारे गोल्डन रेवोल्यूशंस के फादर हैं। अब बात करते हैं, ये दो फादर दिए हुए हैं, तो देखो आपके एग्जाम में बनेगा कि फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशंस, तो निरफक टू तेज ए ऑप्शन, ठीक है, बना दिया उसने, बी बना दिया, के एल चड्ढा दोनों, ए और बी दोनों हैं। नहीं तो एक साथ कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। यदि आता है तो दोनों फादर होंगे। ठीक, क्लियर है क्या? तो गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? निरफक टू तेज और आपके के एल चड्ढा क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशंस के फादर हैं। क्लियर है क्या? जितना भी बताया यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके जरूर देख लेना। ठीक है, चुटकियों में आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं 10 राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपके पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है, अर्थात आलू उत्पादन से संबंधित है। अब आप कहोगे कि सर इसका फादर नहीं पता, तो देखो सभी के फादर नहीं पता है, न ज्यादा पूछे जाते हैं। जो जितने इंपॉर्टेंट थे उतने मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लेना, देखना किसी भी कंपटीशन में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो गोल्डन रेवोल्यूशन, सॉरी, ग्राउंड राउंड राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है। आलू कैसा होता है? गोल मटोल होता है। कैसा होता है? आलू हमारा गोल मटोल होता है। तो हमारा जो राउंड रेवोल्यूशन है किससे संबंधित है? पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बात करते हैं अगले रेवोल्यूशंस की। ठीक है, हो गए स्क्रीनशॉट। चलो बात करते हैं अगले रेवोल्यूशंस की, जो और क्रांतियां बची हुई हैं, तो उनके बारे में और बात कर लेते हैं। अब कौन कौन सी बची हुई हैं देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वही लिखा हुआ है रेवोल्यूशंस है, और यहाँ पे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ईयर है, और उस तरफ क्या हुआ है? फादर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगली क्रांति की। अगली क्रांति कौन है हमारी? ब्लैक ब्लैक अगली क्रांति क्या है? अगली क्रांति हमारी ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बायोफ्यूल यानी जैव जैव ईंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो ब्लैक रेवोल्यूशन है, काली क्रांति है, किससे संबंधित है? आपके बायोफ्यूल अर्थात जैव ईंधन से संबंधित है।
बात करते हैं अंगली। अंगली क्या है? ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपकी लेदर, कॉफी और कोकोया से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेदर प्रोडक्शन से, कॉफी से और कोकोया से संबंधित है। ठीक। अगली बात करते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो आपको भी पता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। यदि गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो किससे संबंधित है? फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक। अगली हमारी क्रांति है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह कॉटन से संबंधित है। यदि सिल्वर सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो किससे संबंधित है? एक से संबंधित है। अंडा हमारा कैसा होता है? व्हाइट, मतलब चांदी जैसा दिखाई देता है। यदि फाइबर की बात करता है, यदि फाइबर चांदी जैसा फाइबर किसका होता है? तो कॉटन का होता है। गोल्डन जैसा फाइबर, सोने जैसा फाइबर किसका होता है? तो जूट है। उसका जो फाइबर निकलता है वह कैसा होता है? गोल्डन कलर का होता है। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा कि जो जूट है उसका जो फाइबर होता है कैसे होता है? गोल्डन कलर का होता है। इसलिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपके जूट से संबंधित है। फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपके कॉटन से संबंधित है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ओके। बात करते हैं अगली क्रांति की, अगली रेवोल्यूशंस की। तो अगला रेवोल्यूशन है परभीनी रेवोल्यूशंस। क्या? परभनी परभीनी रेवोल्यूशंस। यह किससे संबंधित है? ओकरा से संबंधित है, अर्थात भिंडी से संबंधित है। अगला बात करें रेनबो रेनबो रेवोल्यूशन। तो रेनबो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर, कृषि के समस्त विकास से संबंधित है। किससे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या कृषि के समस्त विकास से संबंधित है। कौन सा? रेनबो रेवोल्यूशंस। कैसे? देखो, जो रेनबो है हमारा इंद्रधनुष है, बरसात में देखा है क्या? देखा है कि एक तरफ पानी की बूंदें लटकी हुई हैं, दूसरी तरफ क्या हो, धूप निकली हुई है, तो क्या हो जाता है? एक रेनबो इंद्रधनुष दिखाई देता है। दिखता है ना? ना देखा हो तो जरूर देखना। तो उसमें कितने कलर दिखाई देते हैं? 7 कलर दिखाई देते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मल्टी कलर होते हैं, जिसलिए क्या हो गया? रेनबो जो रेवोल्यूशन है वह एग्रीकल्चर के समस्त कृषि से संबंधित है या कृषि के समस्त विकास से संबंधित है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित है। अगला बात करें ग्रे रेवोल्यूशंस। ठीक है। तो आपका ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे? फर्टिलाइजर यानी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला बात करें फूड चैन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशंस। फूड चैन रेवोल्यूशंस कहते हैं या एवरग्रीन रेवोल्यूशंस किससे संबंधित है? तो हमारे रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से संबंधित है। जो आपका फूड चैन रेवोल्यूशंस है या एवरग्रीन रेवोल्यूशन है वह किससे संबंधित है? तो रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन से संबंधित है एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल से संबंधित है। अगला रेवोल्यूशंस क्या है? बादामी रेवोल्यूशंस। बादामी रेवोल्यूशंस किससे संबंधित है? तो स्पाइसेस प्रोडक्शन यानी मसालों से संबंधित है। किससे? मसालों के प्रोडक्शन से संबंधित है। बादामी रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? स्पाइसेस प्रोडक्शन अर्थात मसालों के प्रोडक्शन से संबंधित है। क्लियर हो गया क्या? सारे रेवोल्यूशन हमने देख लिए। देखो, जितने भी प्रकार के थे, 8 9 9 10 प्रकार के उधर थे, 8 9 प्रकार के इधर है, मतलब 10 20 हमने रेवोल्यूशंस क्लियर किए। इतने क्रांतियां कभी भी एक बुक में देखने को आपको नहीं मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा 8 10 या मैन आपको मिल जाती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सारी कंप्लीट करवाई हैं। इनको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना और क्या कर लेना, इनको याद कर लेना। ठीक है। तो परभीनी क्रांति किससे संबंधित है? एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बायोफ्यूल प्रोडक्शन से संबंधित है। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? लेदर, कॉफी एंड कोकोया के प्रोडक्शन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है?
कॉटन से संबंधित है। उसके बाद आपकी परभीनी रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ओकरा से संबंधित है। रेनबो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, मतलब या एग्रीकल्चर कृषि के समस्त विकास से संबंधित है। ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से, मतलब फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है। और जो आपका बादामी रेवोल्यूशन है, यह किससे संबंधित है? स्पाइसेस प्रोडक्शन यानी मसाले के उत्पादन से संबंधित है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या रेवोल्यूशन में? और जो मैंने पहला चार्ट दिखाया था, पहली स्लाइड दिखाई थी, उसमें जो फादर लिखा है, स्टैब्लिश लिखा है, उनको जरूर अच्छे से आप याद कर लेना। दोनों को याद करना है। मुझे पक्का पता है कि आप इन चीजों को जल्दी याद कर लेंगे। ठीक, बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की। ठीक, तो दो क्रांतियों से हमें सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं क्रांतियां? दो जो मैन क्रांतियां हैं आपकी, जो रेवोल्यूशन है, उससे मैन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम वही दो मैन क्रांतियों को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? पहला ग्रीन रेवोल्यूशंस और दूसरा व्हाइट रेवोल्यूशंस। पहली बात करते हैं हम व्हाइट, एक एक को डिस्कस करने वाले हैं। फिर एक बार, यदि किसी भी स्टूडेंट ने, जो नया स्टूडेंट हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से जुड़ता है, तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लो। ठीक है, इस पीपीटी को बनाने में 2 से 3 दिन डाटा कलेक्ट करने में लगता है। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए इतना जरूर कर सकते हो कि लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, कमेंट जरूर किया करिए क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर किया करिए क्लास में कि आपको क्लास कैसी लगती है। ये जरूर बताया करिए, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले और हम क्लास में किस तरह और उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं और किस तरह अच्छे से बता सकते हैं। जरूर आप कमेंट किया करिए। ठीक है, बात करते हैं हम पहले रेवोल्यूशंस की। तो दो ही रेवोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से बनते हैं, किससे? व्हाइट रेवोल्यूशन और आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस की। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हरित क्रांति। ठीक, पहले हम बात क्या करने वाले हैं? ग्रीन रेवोल्यूशंस की, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हरित क्रांति। ठीक, चलो बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखो, पहले हम बात करते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? पॉइंट को नोट करते हुए चलना। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बता मुझे। अभी ही उसमें डिस्कस किया है। किसमें? स्लाइड में क्या डिस्कस किया है? कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? बताओ मुझे कब हुई थी? तो 1965 66 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 66 में क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशंस की शुरुआत हुई थी। क्लियर है क्या? क्लियर है? बात करें अगले पॉइंट की। ओके, अब बात करते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? तो इसके फादर कितने हैं? दो हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ए पॉइंट डाल के, नॉर्मन ई बोरलॉग। ये क्या है? वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस हैं। तो
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो ऊपर लिखा है, मैं खाली वर्ल्ड लिख देता हूँ, वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के कौन है और हमारे इंडिया के कौन है? तो पहले हम वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड के फादर कौन है? वर्ल्ड के फादर है हमारे नॉर्मन ई बोरलोग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलोग। ठीक। कौन है? डॉक्टर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलोग। यदि फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्मन, यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो एनी बोरलोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलोग होता है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ठीक है, क्लियर करते हुए चलना है। इसमें जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है और आपका व्हाइट रेवोल्यूशन है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965-66 में हुई थी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? तो इसके फादर दो हैं। पहला वर्ल्ड में बात करें तो डॉक्टर एन ई बोरलोग, जिसे फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलोग होता है। ये कहाँ पर काम करते थे? ये कहाँ के हैं? वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये कहाँ पर काम करते थे? तो मैक्सिको में काम करते थे। कहाँ पर? मैक्सिको में काम करते थे। एक संस्था थी मैक्सिको में, मैक्सिको देश में काम करते थे। वहां पर एक संस्था की थी। कौन सी संस्था थी? वहां पर एक संस्था थी सिमेट। वहां पर एक संस्था थी जो उन पर क्या करते थे? नॉर्मन ई बोर लोग हमारे काम करते थे। तो इस संस्था का फुल फॉर्म, संस्था का नाम क्या था? सिमिट था। सिमिट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिमिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फीट एंड मैच, मैच इंप्रूवमेंट सेंटर। ठीक। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। ठीक। समझ में आ रहा है क्या? जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1965-66 में हुई थी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? तो इसके दो हैं। यदि वर्ल्ड में बात करें तो नॉर्मन ई बोरलोग हैं। नॉर्मन ई बोरलोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मन इर्नेस्ट बोरलोग होता है। डॉक्टर नॉर्मन इर्नेस्ट बोरलोग होता है। ठीक है, यह काम करते थे कहां पर? मैक्सिको में। मैक्सिको एक देश है। ठीक है, मैक्सिको में काम करते थे। वहां पर एक संस्था थी। कौन सी संस्था थी? सिमेट नाम की एक संस्था थी। उस सिमेट का फुल फॉर्म क्या होता था? इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर था। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। ठीक। बात करते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ही चल रहा है। तो जो संस्था में काम करते थे, तो वह कौन सी फसलों में, कौन सी क्रॉप में काम करते थे? तो व्हीट एंड राइस पर काम करते थे। ठीक है, व्हीट एंड राइस की ड्वार्फ वैरायटी पर काम करते थे। ठीक है, व्हीट एंड राइस की ड्वार्फ वैरायटी पर ही काम करते, क्यों करते थे? थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हीट एंड राइस की ड्वार्फ वैरायटी पर यह क्या करते थे? काम करते थे। यह व्हीट एंड राइस पर ही काम क्यों करते थे? कोई बता सकता है? ठीक है, तो देखो, हमारे देश या विश्व का, विश्व की बात करें तो विश्व का स्टेपल फूड क्या है? विश्व का स्टेबल फूड,
विश्व का स्टेबल फूड क्या है? पहले नंबर पे व्हीट है। दूसरे नंबर पे क्या है? राइस है। तीसरे नंबर पे क्या है? मेज है। चौथे नंबर पे क्या है? पोटैटो है। जबकि हमारे इंडिया की बात करें, इंडिया या एशिया, दिखाई दे रहा है ना साइड में, ठीक है। इंडिया या एशिया की बात करें तो इंडिया या एशिया का स्टेपल फूड क्या होता है? तो वो है पहले नंबर पर राइस। दूसरे नंबर पे क्या है? व्हीट। तीसरे नंबर पे क्या है? मेज। चौथे नंबर पे है आपका पोटैटो। इनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो जो हमारे नॉर्मन इर्नेस्ट बोरलॉग थे, एनी बोरलॉग थे, तो कौन सी फसलों पर काम करते थे? डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं वो कौन सी क्रॉपों पर काम करते थे? तो व्हीट एंड राइस पर काम करते थे, ठीक। तो ये- क्यों काम करते थे? यही क्वेश्चन बना था ना कि व्हीट एंड राइस पर ही क्यों काम करते थे? क्योंकि हमारा देश या विश्व का स्टेबल फूड क्या था? आपका व्हीट एंड राइस था। यदि व्हीट एंड राइस पर काम इसलिए किया ताकि उसका प्रोडक्शन अधिक हो, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भूखमरी के कारण ना मरे, भूखी ना पड़े, जिसके कारण वो क्या करते थे? व्हीट एंड राइस पर काम करते थे, जिससे कि उसका अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, जिससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके, ठीक है। तो क्यों काम करते थे राइस या व्हीट पर? क्लियर है क्या? क्योंकि हमारे देश और विश्व का स्टेबल फूड क्या था? व्हीट एंड राइस था। जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या होने लगी? व्हीट एंड राइस या खाद्यान्न की कमी होने लगी, जिससे इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कर रहे थे? डॉक्टर एन ई बोलो किस पर काम कर रहे थे? आपके राइस एंड व्हीट पर काम कर रहे थे। तो नॉर्मन इर्नेस्ट बोरलॉग कौन सी फसलों पर काम कर रहे थे? तो राइस एंड व्हीट पर काम कर रहे थे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन सी फसल पर काम कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, वह कौन सी फसलों से संबंधित है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वह कौन सी क्रॉप से संबंधित है? कौन सी क्रॉपों से संबंधित है? तो पहला आपका क्या आ जाएगा? व्हीट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्हीट आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा? राइस से संबंधित है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वह किसके किन फसलों के उत्पादन से संबंधित है? तो व्हीट एंड राइस के उत्पादन से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में बना है। आपको कभी जब क्वेश्चन करवाएंगे तो दिखा देंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो नॉर्मन एनी बोरलॉग किस पर? मैक्सिको नाम की एक संस्था थी जहां पर काम करते थे। मैक्सिको में एक संस्था थी सिमेट, वहां पर वो काम करते थे। बात करते हैं आगे पॉइंट की। टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब बात करते हैं भारत के। तो इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस कौन है? तो इंडिया के हैं हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्या हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इंडिया के कौन है? इंडिया के हैं हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। इन्हें भारत रत्न भी अभी मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न भी इसी वर्ष मिला हुआ है, ठीक। बस इतना ही बात करेंगे। अब बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशंस भारत में कैसे आया। जो आपकी ड्वार्फ वैरायटी है व्हीट एंड राइस की, वो कैसे आई? तो उस समय क्या चल रहा था? जो हमारी पीएम थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारी पीएम थी वो कौन थी?
इंदिरा गांधी जी थी, क्या थी? पीएम थी। तो उनकी देख रेख में क्या आया कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है, भूखे ना मरे, तो जो आपकी व्हीट एंड राइस की ड्वार्फ वैरायटी थी, उनको इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया। ठीक है। तो जो हरित क्रांति है, जो आपकी क्रॉप थी राइस एंड व्हीट, तो आपके भारत में कौन से राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्या कौन सा क्वेश्चन बनता है कि भारत में हरित क्रांति में कौन से राज्य में सबसे पहले शुरुआत की गई थी? जो भारत है उसके कौन से राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? ऐसे कौन कौन से राज्य थे जिसमें आपके व्हीट एंड राइस को ग्रो किया गया था? हरित क्रांति में यही क्रोपें थी ना। तो हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कौन से राज्यों में की गई थी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो कौन से कुछ राज्य हैं? जैसे आपका पंजाब, जो दिल्ली से लगे हुए राज्य थे, पंजाब हो गया, और क्या हो गया आपका? हरियाणा। ठीक है। पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य थे, और भी कुछ राज्य थे लेकिन मुख्य राज्य यही थे। इन्हीं दो राज्यों में क्या किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशंस की शुरुआत की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपोर्टेंट बना के लिख लेना कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशंस की शुरुआत कौन से राज्यों में की गई थी? तो पंजाब और हरियाणा से की गई थी। कौन सी दो फसलों को, कौन सी ग्रीन रेवोल्यूशंस में कौन सी क्रॉपों पर काम किया गया था? तो व्हीट एंड राइस पर काम किया गया था। या ग्रीन रेवोल्यूशंस में कौन सी फसलें आती हैं? तो आपकी व्हीट एंड राइस ग्रीन रेवोल्यूशंस में आती है। ठीक। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द को दिया किसने था? जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उस शब्द को किसने दिया था? तो उसको विलियम एस गोड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम विलियम एस गॉड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने दिया गॉड ने दिया था। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उस शब्द को किसने दिया था? तो डॉक्टर विलियम एस गॉड ने दिया था। ठीक। तो किसने दिया था? ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द को किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन यहां से कंप्लीट होता है। कुछ छूटा हो तो अभी मुझे बता दो। कोई दिक्कत है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशंस में इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस यही याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशंस किससे संबंधित है? तो आपकी फूड ग्रेन से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1965-66 में हुई थी। ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग वर्ल्ड के हैं। जबकि हमारे देश के कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। डॉक्टर जो एनी बोरलॉग थे वो कहाँ पर काम करते थे? मैक्सिको में काम करते थे। मैक्सिको में एक संस्था थी। कौन सी संस्था थी? सिमिट संस्था थी। सिमिट का फुल फॉर्म क्या होता था? इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर था। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। वहां पर किन फसलों पर काम करते थे? तो व्हीट एंड राइस की कुछ ड्वार्फ वेराइटियों के लिए काम करते थे। ठीक है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है भारत में, किसको माना गया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? किसको माना गया? एम एस स्वामीनाथन को माना गया। तो भारत में जो आपकी ड्वार्फ वैरायटी थी व्हीट एंड राइस की, वो कब इंट्रोड्यूस हुई? तो उस समय पे शासन काल में, क्या इंदिरा गांधी का शासन काल चल रहा था? ठीक है। 1965 से 1978 के टाइम पे, ये और लिख लो, 1965 से क्या, 1965 से 1965-66 से 1978 तक। ठीक है। 1965 से 1965-66 से 1978 तक इन दो राज्यों में क्या किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशंस की शुरुआत की गई। तो कौन से राज्यों में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी? पंजाब और हरियाणा में। कौन सी फसलों पर काम किया गया था? तो आपके राइस एंड व्हीट पर काम किया गया था। यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किन क्रॉपों से संबंधित है? तो व्हीट एंड राइस से संबंधित है। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में कौन से राज्यों से हुई थी? तो पंजाब और हरियाणा से हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द को किसने दिया था? तो विलियम विलियम एस गॉड ने दिया था। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक।
बात करते हैं जल्दी से व्हाइट रेवोल्यूशंस की। ठीक है, किसकी? व्हाइट रेवोल्यूशंस की। जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लड ऑपरेशन रेवोल्यूशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सफेद क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद क्रांति कहते हैं। ठीक, व्हाइट रेवोल्यूशंस को क्या कहते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशंस को आपको क्या कहते हैं? सफेद क्रांति कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशंस के, सॉरी, फ्लड ऑपरेशन रेवोल्यूशंस नहीं, ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन। इसको और किन नामों से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन। ठीक है, सही कर लेना थोड़ा सा। तो क्या है कि जल्दी जल्दी में इसी तरह होता है। ठीक है, क्लास का हो रहा टाइम ज्यादा। ठीक है, तो क्या है ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन, हेडिंग बना लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सफेद क्रांति। पहली बात करें, पहला पॉइंट लिखो बना के, सफेद क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सफेद क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताओ, जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 से 1900 1970 से 1971 में व्हाइट रेवोल्यूशंस की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? 1970 से 1971 में व्हाइट रेवोल्यूशंस की शुरुआत हुई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लिखो। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशंस किसको कहते हैं? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशंस किसको कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीस एस कुरियन को कहते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। किसको? डॉक्टर वर्गीस डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। अगला पॉइंट बना के लिखो। फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशंस किसको कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। अगला पॉइंट बना के लिखो। फादर ऑफ मिल्क मैन इन इंडिया। फादर ऑफ मिल्क मैन इन इंडिया किसको कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीस
कुरियन को कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। एक आखिरी और लिख लो, कौन सा? देखो, फादर ऑफ मिल्कमैन किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। और अगला है, भारतीय डेयरी पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? भारतीय डेयरी, भारतीय डेयरी पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय डेयरी पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? पूरा लिख दूं क्या? ओ माय गॉड। भारतीय डेयरी पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। यहाँ थोड़ी सा मिट गया है, इसको सही कर लेना। क्या लिख लेना? फादर ऑफ मिल्कमैन इन इंडिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो, व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1970-71 में हुई थी। ठीक है, और क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1970-71 में हुई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन को और किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सफेद क्रांति कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? वर्गीस कुरियन को कहते हैं। फादर ऑफ मिल्कमैन इन इंडिया किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस एस कुरियन को कहते हैं। भारतीय डेयरी पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। बात करें आगे। ठीक है, ओके। तो जो हमारी व्हाइट रेवोल्यूशन है, इसमें दो संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई। वो संस्था कौन थी? उनके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी क्या थी? व्हाइट रेवोल्यूशन है, सफेद क्रांति थी। इसमें दो संस्थाओं ने मुख्य भूमिका निभाई। इस तरह की हेडिंग टाइप में बना लो। ठीक है, तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, सफेद क्रांति है, इसमें दो संस्थाओं ने मुख्य भूमिका निभाई। तो कौन कौन सी संस्था थी? पहले बात करते हैं हम। पहली संस्था का नाम क्या है? पहली संस्था का नाम है आपका NDDB, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो NDDB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। पहली संस्था थी। तो इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? पहला पॉइंट बना के लिख लो, स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 16 जुलाई कब हुई थी? 16 जुलाई 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1965 को हुई थी। दूसरा पॉइंट बना के लिख लो, किसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आणंद गुजरात में स्थित है। कहां पर? आणंद गुजरात में, गुजरात में स्थित है। कहां पर? आणंद गुजरात में स्थित है। ठीक, कौन सी संस्थाओं ने काम किया था?
पहली संस्था थी हमारी एनएनडीडीबी, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। तो हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय, नेशनल को राष्ट्रीय कर लेना। तो एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, आणंद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, आणंद गुजरात में स्थित है। बात करते हैं दूसरी संस्था कौन थी, दूसरी संस्था थी हमारी, दूसरी संस्था कौन थी, दूसरी संस्था थी हमारी एनडीसी, एनडीसी, नेशनल डेयरी कॉरपोरेशन, नेशनल डेयरी कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय डेयरी निगम, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय डेयरी निगम, ठीक है। सॉरी सॉरी, एनडीसी नहीं है, आईडीसी है, सॉरी। क्या है, आई डी सी, ठीक है। इंडियन डेयरी कारपोरेशन, ठीक है। पता नहीं यार, जल्दी जल्दी में क्या गलती हो रही मेरे से। देखो, पहली संस्था क्या थी, जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन है, इसमें दो संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। कौन कौन सी संस्था, पहली संस्था है हमारी, पहली संस्था क्या है, पहली संस्था है हमारी, पहली संस्था है हमारी एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। दूसरी क्या है, आईडीसी, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशंस, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसे, भारतीय डेयरी निगम, क्या कहते हैं, भारतीय डेयरी, क्या कहते हैं, भारतीय डेयरी निगम। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना देखें तो 13 जनवरी 1970 को हुई थी। कब हुई थी, 13 जनवरी 1970 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है। और इन दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। कौन थे, इन दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। समझ में आया क्या, बात करते हैं आगे, ठीक है। देखो आगे क्या बात करने वाले हैं, कुछ मिल्क संस्थाओं की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और देख लो, यहीं पे एक संस्था और है, कौन सी, अमूल, ठीक है। एक संस्था और है, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कहां पर स्थित है, आनंद गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी,
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अमूल एक संस्था और स्थित है। इस संस्था का नाम क्या है? अमूल है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड मिल्क की सबसे बड़ी संस्था है। प्राइवेट लिमिटेड में मिल्क की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? हमारे देश में नहीं, विश्व में भी मिल्क प्रोडक्शन की प्राइवेट जो संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है कौन सी? अमूल। अमूल जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? आणंद गुजरात में स्थित है। आणंद गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? आणंद गुजरात में स्थित है। बात करते हैं आगे। दो तीन पॉइंट और इंपॉर्टेंट बना के लिख लो कि मैं सोच रहा हूं कि जो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन है उससे बाहर यदि ये पढ़ लिया तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, तो इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो वर्ल्ड मिल्क डे और दूसरा नेशनल मिल्क डे। बताओ कि वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा विश्व दुग्ध दिवस है वह कब मनाया जाता है? और जो हमारा नेशनल मिल्क डे है वह कब मनाया जाता है? बताओ कि वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, बात करें वर्ल्ड मिल्क डे की। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता? 1 जून को मनाया जाता है। यह कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? कौन सी संस्था ने मनाना स्टार्ट किया था? तो FAO ने किया था। कब किया था? 2001 से इसको मनाना स्टार्ट कर दिया था। पहली संस्था क्या है? वर्ल्ड मिल्क डे है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। यह कौन सी किसने मनाना स्टार्ट किया था? तो आपके FAO ने मनाना स्टार्ट किया था। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जून को किया जाता है। वह कब मनाया, किसने मनाया था? FAO ने स्टार्ट किया था। कब? 2001 में इसको मनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, बात करते हैं आगे। जो आपका नेशनल मिल्क डे है वो कब मनाया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे की यहाँ बात कर लेते हैं नीचे। ठीक है, जो नेशनल मिल्क डे है वो कब मनाया जाता है? जो नेशनल मिल्क डे है वो कब मनाया जाता है? तो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यह कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो 2014 से इसको मनाना स्टार्ट कर दिया था। कब कर दिया था? 2014 से इसको मनाना स्टार्ट कर दिया था। इससे बाहर अब आपको कुछ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा और है, 5 मिनट और सुन लो बस। 5 मिनट से ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। ठीक है, तो वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जून को। किसने मनाया था? FAO ने। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब मनाना स्टार्ट किया था? 2001 से इसको मनाना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी बात करते हैं नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यह कब से मनाना स्टार्ट कर दिया था? तो 2014 से मनाना इसको स्टार्ट कर दिया था। ठीक, बात करते हैं थोड़ा सा और कि जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन है, ठीक है,
जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन है, ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन है, ठीक है? तो इसकी जो प्रक्रिया है वह 3 चरणों में पूरी हुई थी। कितने चरणों में? 3 चरणों में इसकी प्रक्रिया पूरी हुई थी। कितने चरणों में? 3 चरणों में, ठीक? जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन है, इसकी प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी हुई थी? तो 3 चरणों में पूरी हुई थी। तो पॉइंट हेडिंग बना के लिख लेना। पहला लिख लेना प्रथम चरण, दूसरा द्वितीय चरण, तीसरा तृतीय चरण। ठीक है? अब आगे पहला पॉइंट बनाना कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन। ठीक है? जो प्रथम चरण है उसकी शुरुआत किस सन में हुई थी? द्वितीय चरण है उसकी शुरुआत कब हुई थी? और तृतीय चरण है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पहले चरण की बात करें तो पहले चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 से 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1970 से 1980 तक पहला चरण चला था। ठीक है, इस तरह याद कर लो। जो हमारा ऑपरेशन फ्लड है, ठीक है, जो व्हाइट रेवोल्यूशन है और हमारा ऑपरेशन फ्लड रेवोल्यूशन है, इसकी प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी हुई थी। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण कब कब से कब तक चला था? तो पहला चरण हमारा 1970 से 1980 तक चला था। दूसरा चरण कब तक चला था? तो 1980 से 1985 तक चला था। कब तक? 1980 से 1985 तक चला था। और तीसरा चरण जो है हमारा 1985 से 1990 तक चला, 1995 तक चला था। कब तक चला था? 1995 तक चला था। पहला चरण क्या था? कब से कब तक चला था? 1970 से 1980 तक चला था। दूसरा चरण 1980 से 1985 तक। और तीसरा चरण हमारा 1985 से 1995 तक चला था। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी हेडिंग की। दूसरी बात करते हैं हम ऋण की, कर्जा की। तो जो हमारा पहला चरण था उसमें कितना कर्जा लिया गया था? और जो हमारा सेकंड चरण था उसमें कितना कर्जा लिया गया था? जो हमारा तीसरा चरण था उसमें कितना कर्जा लिया गया था? तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले चरण की शुरुआत कब से कब तक हुई थी? 1970 से 1980 तक चला था। दूसरा चरण कब तक चला था? 1980 से 1985 तक चला था। और तीसरा चरण 1985 से 1995 तक चला था। पहले चरण में कितना ऋण लिया गया था उधार? तो 100 कितना लिया गया था? पहले चरण में जो है हमारा 116 दशमलव कितना लिया गया था ऋण उधार? 116.4 करोड़ रुपए कर्जा लिया गया था। कितना लिया गया था? 116.4 करोड़ रुपए कर्जा लिया गया था। द्वितीय चरण में कितना कर्जा लिया गया था? तो द्वितीय चरण में कितना लिया गया था? 400 कितना? 485 कर्जा लिया गया था। कितना? 485.5 करोड़ कर्जा लिया गया था। तीसरे चरण में कितना कर्जा लिया गया था? तो 915 करोड़ कर्जा लिया गया था। कितना? 915 करोड़ कर्जा लिया गया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट रिस्क क्लियर हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपकी? दूध की उपलब्धता। अगली हेडिंग है। ठीक, रुको।
यदि दूध की उपलब्धता की बात करें, ठीक है, दूध की उपलब्धता, तो पहले चरण में दूध की उपलब्धता कितनी थी? पहले कितनी थी? पहले थी हमारी 105 ग्राम, ठीक है। पहले दूध की कितनी उपलब्धता थी? 105 ग्राम स्टार्टिंग में। जो प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था, उस समय दूध की उपलब्धता कितनी थी? 105 ग्राम थी। उससे बढ़कर कितनी हो गई? 123 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई, ठीक है। पहले चरण में जो दूध की उपलब्धता थी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वो कितनी थी? पहले चरण में, जो हमारा पहला चरण है, उसमें दूध की उपलब्धता कितनी थी? तो पहले चरण में जो दूध की उपलब्धता थी, पहले 105 ग्राम थी। जो लास्ट में कितनी हो गई? 123 ग्राम प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता हो गई। दूसरे चरण में कितनी दूध की उपलब्धता हो गई? दूसरे चरण में 149 ग्राम। दूसरे चरण में दूध की उपलब्धता कितनी हो गई? 149 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हो गई। कितनी हो गई? 149 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 149 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हो गई। तीसरे चरण में दूध की उपलब्धता कितनी हो गई? 180 ग्राम 180 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हो गई। इसको चार्ट को अच्छे से बना लेना, ठीक है। इससे बाहर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक। लास्ट में तृतीय चरण में दूध की उपलब्धता कितनी हो गई? 180 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हो गई। 2 पॉइंट और लिख लो नोट करके। वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति दूध ही लिख देने दो। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, ठीक। वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो 459 ग्राम, ठीक है। 459 ग्राम प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है। कितनी? 459 ग्राम प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है। नोट करके दूसरा पॉइंट लिख लो। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध उपयोग करना चाहिए, या डाइट के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध खाना चाहिए? तो 300 ml। यहाँ पे नोट करके सेकंड पॉइंट में लिख लेना। क्या? एक दिन में एक व्यक्ति को कितने ml दूध का उपयोग करना चाहिए? तो 300 ml। कितना? 300 ml। कितना? 300 ml प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए, ठीक। क्लियर है क्या? वर्तमान में दूध की उपलब्धता कितनी है? 459 ग्राम प्रति व्यक्ति है, ठीक है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है। 459 ग्राम जो आपकी दूध उपलब्धता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ठीक है। लिख दूं, नहीं तो आप कहोगे कि सर ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो 459 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। जबकि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध खाना चाहिए? तो 300 ml प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए। आई होप कि आपको क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी। और हाँ, ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिशन कर रहे हो, सभी के लिए यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, दोस्तों से बताना, और जो भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज जो भी हमने डिस्कस किया, इससे बाहर फुल गारंटी मेरी है
कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक फिर आपके लिए जबरदस्त और एक नई क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।